हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और अब तक हम लोगों ने बैंड सिद्धांत पढ़ लिया है और आज हम लोग ये देखते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर किसी भी पदार्थ की विद्युत चालकता को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विद्युत या हम यह कह सकते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों की चालकता की व्याख्या। बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों की विद्युत चालकता की व्याख्या हम लोग कह सकते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों की विद्युत चालकता की व्याख्या जरा हम ये देखते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर जो पदार्थों की चालकता है उसे हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर हमें बैंड सिद्धांत पता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की चालकता कितनी है। ठीक बेटा, चलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं विद्युत चालक पदार्थ। इसमें पहला पॉइंट है विद्युत चालक पदार्थ या ठोस। किताब में आप देखेंगे तो किसी किसी किताब में ठोस लिखा गया है, किसी किसी किताब में बेटा पदार्थ लिखा गया है, तो आप कुछ भी हो आप समझ सकते हैं विद्युत चालक पदार्थ। चलिए विद्युत चालक पदार्थ की बात करें, आप लोग जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का परिसंचरण करते हैं उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक पदार्थ। और उन पदार्थों में बेटा धातुएं जाती हैं, धातुओं में कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब की सब जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब की सब विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा हम लोग बैंड सिद्धांत पढ़ते हैं। बैंड सिद्धांत में आपको बताया गया था कि जो निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के बीच का जो अतिव्यापन होता है उसे हम लोग बैंड सिद्धांत कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आसानी से इनफिल्ड रहता है, यानी वहां पर रिक्त नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जो कि आपको कक्षा 11 यानी क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में यानी रासायनिक आबंधन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी अणु कक्षक सिद्धांत पढ़ाते समय आपको बताया गया है। और उसमें आपको बताया गया था, इसी में एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था बैंड अंतराल। और बैंड अंतराल क्या होता है, यानी बेटा जो अतिव्यापित हुए कक्षक हैं हमारे, अतिव्यापन में जो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उन ऑर्बिटलों के निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के मध्य का जो ऊर्जाओं का अंतराल होता है वही क्या कहलाता है, बैंड अंतराल। अब जरा हम ये देखते हैं कि बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थ की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और देखो ये है हमारा फील्ड बैंड, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये है हमारा उच्च ऊर्जा स्तर। ये पूरी तरह से रिक्त है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेटा फिल किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा एनर्जी लेवल, अप टू डाउन ये एनर्जी लेवल है। ऐसे ऊपर बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा अधिक है। ये रिक्त है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये यानी बॉन्डेड फॉर्म में है, ये अनबॉन्डेड फॉर्म में है, मतलब ये बंध बनाया हुआ है, ये बंध नहीं बनाया हुआ है। ये आपको बताया गया था 11th में। ये है हमारी ऊर्जा, ये ऊर्जा। क्लियर है यहाँ तक? अब जब ये दोनों अतिव्यापन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। देखो जरा,
ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये बैंड हुआ और ये बैंड हुआ। ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे, ये पूरी तरह से फुलफिल्ड है। तो इसे हम कहते हैं अतिव्यापित बैंड, अतिव्यापित बैंड। ठीक बेटा, अब इसका मतलब क्या है? जब हम किसी पदार्थ की ऊर्जा को बढ़ाते हैं यानी उसे ऊर्जा प्रदान करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से निकल करके कहां पहुंच जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से निकल करके उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएंगे तो बेटा इनके मध्य का जो बैंड अंतराल है वो घट जाएगा और बैंड अंतराल घट जाने के कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके अपर एनर्जी स्टेट में जा चुका है जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करेगा। और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया तो विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? यानी हम इसकी थ्योरी अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें बैंड अंतराल बहुत कम पाया जाता है, ऐसे पदार्थ जिनमें बैंड अंतराल बहुत कम पाया जाता है अथवा किसी चालक बैंड के साथ अतिव्यापित होता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक पदार्थ। फिर से सुन लो, ऐसे पदार्थ जिनमें बैंड अंतराल बहुत कम होता है अथवा बैंड किसी चालक बैंड के साथ अतिव्यापित होता है तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक पदार्थ। अगर हम इसकी थ्योरी लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको जरा इसको बना लीजिएगा, यहीं पे लिख देता हूं। ऐसे पदार्थ जिनमें बैंड अंतराल बहुत कम होता है अथवा बैंड अथवा किसी चालक बैंड से अतिव्यापित रहता है विद्युत चालक पदार्थ कहलाता है। विद्युत चालक पदार्थ कहलाता है। नोट कर लो बेटा। हो गया? देखो, अच्छा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता कैसे है? जब हम किसी चालक बैंड में विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां निकल के चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में। इस प्रकार से उसमें क्या हो जाता है बेटा? विद्युत का प्रवाह आसानी से होने लगता है। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत कुचालक पदार्थ अथवा विद्युत अर्धचालक पदार्थ। कुचालक अलग होता है, अर्धचालक अलग होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विद्युत अर्धचालक पदार्थ क्या होता है। विद्युत अर्धचालक पदार्थ, विद्युत अर्धचालक पदार्थ, जैसा कि आपको पहले थ्योरी में पढ़ाया गया कि जिसमें बैंड अंतराल बहुत कम होगा वह पदार्थ विद्युत चालक होगा और जिसमें बैंड अंतराल
बहुत अल्प मात्रा में पाया जाएगा, यानी बहुत ही कम कम तो होना चाहिए, लेकिन विद्युत चालक पदार्थों से ज्यादा होता है। उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अर्धचालक पदार्थ। यानी हम लोग कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें अल्प बैंड अंतराल उपस्थित होता है विद्युत अर्धचालक पदार्थ कहलाता क्लियर है? जैसे सिलिका, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बेटा विद्युत कुचालक पदार्थ या विद्युत अचालक पदार्थ। विद्युत अचालक पदार्थ, विद्युत अचालक पदार्थ। जरा हम ये देखते हैं कि विद्युत अचालक पदार्थ क्या होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें बैंड अंतराल बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अचालक पदार्थ। जिन पदार्थों में बैंड अंतराल अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं या होता है, उसे विद्युत अचालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत अचालक पदार्थ कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसी को बेटा विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कभी कभी ये पेपर में पूछ लिया जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता पेपर में, तो याद रखिएगा विद्युत अचालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ दोनों एक ही है। क्लियर है? जितनी भी अधातुएं हैं, ग्रेफाइट को छोड़ करके जितने भी अधातुएं हैं, सब क्या होती हैं? विद्युत अचालक होती है। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत अचालक होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लो। हो गया बेटा? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पदार्थों का चुंबकीय गुण। पदार्थों का चुंबकीय गुण। जरा हम ये देखते हैं कि पदार्थों का चुंबकीय गुण क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो।
चलिए, चुंबकीय गुण की बात करें बेटा तो पदार्थ जो होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं, अणुचुंबकीय होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं, फेरी लौह चुंबकीय होते हैं। इन सारे पदार्थों के चुंबकत्व को हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें पहला पॉइंट है हम लोगों का प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखते हैं बेटा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाए, अर्थात ऐसा पदार्थ जैसे मान लो कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबक है, अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र में हम इस पदार्थ को डालेंगे, इस पदार्थ को प्रवाहित करेंगे, तो ये पदार्थ इस चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो, इस चुंबक से दूर प्रतिकर्षित हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी ऐसा जिन पदार्थों में, या आप कह सकते हैं जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, हल्का सा स्लाइटली बाहर की तरफ मूव करते हैं, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर की तरफ गति करते हैं, बाहर चले जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी कहा जा सकता है ऐसे जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हो गया बेटा। एक चीज, दूसरा पॉइंट, इन पदार्थों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है, ऐसे पदार्थ जिनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है वह क्या कहलाता है? डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक, अणुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है यहाँ तक? अणुचुंबकीय पदार्थ में हम लोगों ने क्या किया था? ऑक्सीजन का जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था तो देखा था कि उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। बाह्यतम कोश में वैसे 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2-2 करके आता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? आपका युग्मित हो जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था तो याद करो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन जाता था जो कि अयुग्मित था। यही कारण है कि ऑक्सीजन क्या होता था? प्रतिचुंबकीय होता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इस पदार्थ में बेटा जैसे बात कर लें हम लोग तो क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा और TiO2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। अगला क्या पढ़ते हैं हम लोग? अणुचुंबकीय पदार्थ।
अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करें तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? इन पदार्थों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। सभी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अयुग्मित होता है। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों में प्रबलता से आकर्षित किए जाएं, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ या लिख सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्रों में प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों में प्रबलता से आकर्षित किए जाते हैं, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? अच्छा बेटा, लौह चुंबकत्व उत्पन्न कैसे होता है? जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उनका द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण लौह चुंबकत्व आसानी से उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ
प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे बेटा एक शब्द बढ़ा लो, शुद्ध चुंबकीय। शुद्ध चुंबकीय गुण शून्य होता है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते। क्लियर है? तो आज सॉलिड स्टेट पूरी तरह से खत्म हुआ, यानी ठोस अवस्था पूरी तरह से बेटा पूरा लेक्चर खत्म हो गया। यानी ठोस अवस्था के जितने टॉपिक थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे विलयन, देखेंगे कि विलयन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विलयन, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल से हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है, हेलो एल्केन से। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कार्बनिक रसायन पढ़ना शुरू कर देंगे। आज हम लोगों का ठोस अवस्था पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विलयन के बारे में देखेंगे। विलयन किस प्रकार का होता है, विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन कितने कितने पदार्थों से मिला करके बनाया जा सकता है, होमोजीनियस समांगी विलयन क्या है, विषमांगी विलयन यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, फिर पढ़ेंगे फॉर्मलता क्या है, मूल प्रभाज क्या है, यानी मूल अंश क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। कल हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इसके कमेंट बॉक्स में जा करके उस टॉपिक पर आप जो भी डिस्कशन करना चाहते हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप उस टॉपिक को डाल सकते हैं। हम उस टॉपिक को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7800811153। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक आपकी समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, उस क्वेश्चन को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर उसकी पिक भेज दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कोशिश करूंगा अपने अगले वीडियो में आप लोगों को उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके बताऊं, और नहीं तो आपको व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है।